Good noon, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds, Meenu. I'm Dr. Meenu Dalal, and let us continue with Bronislaw Malinowski. हम उन्हीं की यूनिट कर रहे थे, थिंकर्स क्लास का हम कर रहे हैं. तो हम ब्रोनिस्लो मैलिनॉस्की के जो बाकी के पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लेफ्ट आउट हो गए थे, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो किनशिप एलजेब्रा, व्हाट इज किनशिप एलजेब्रा? जो मैलिनॉस्की है, उन्होंने ही किनशिप एलजेब्रा के बारे में एक तरह से बताया कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. उसी को बोला जाता है एलजेब्रा. जैसे रिलीजन, रिचुअल्स, हमारा मैरिज सिस्टम, किनशिप, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए, ऐसे चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो ये क्या है? दैट इज किनशिप एलजेब्रा. नेक्स्ट इज फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म. मैलिनॉस्की बोलते हैं कि हर सोसाइटी में आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोसाइटी में सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको देखने के लिए मिले, आपको पॉजिटिव चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी. दैट इज फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म. यानी हर जगह आपको पॉजिटिविटी भी नजर आएगी, और वो हो सकता है हर जगह तकरीबन एक जैसी नेचर में हो. नेक्स्ट इज Malinowski said religion promotes solidarity and helps reduce stress. मेलिनॉस्की के अकॉर्डिंग, मेलिनॉस्की क्योंकि रिलीजन को सपोर्ट करते थे एक तरह से, और उन्होंने कहा रिलीजन हमें सॉलिडारिटी में रखता है, यानी इंटीग्रेट करके रखता है, एकता बनाए रखता है हमारे अंदर, एंड हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है. क्या? रिलीजन. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइंस, मैजिक, रिलीजन, साइंस, रिलीजन, मैजिक, इसमें कंपैरेटिव स्टडी किसने किया? मेलिनॉस्की ने किया. तो रिलीजन क्या करता है? हमें यूनाइटेड रखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज कैनो बिल्डिंग प्रोसेस. व्हाट इज कैनो बिल्डिंग प्रोसेस? कैनो बिल्डिंग क्या है? इज अ काइंड ऑफ बोट जो ऐसे होती है ना, एक ट्यूब टाइप में होती है, एंड ओ गॉड, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग. ऐसे उसका एक चप्पू होता है, ठीक है, एक गोल होती है इस टाइप से. तो जो हमारे प्रिमिटिव, जो हमारे एंसेस्टर्स लगा लीजिए, हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसमें जो लोग थे, तो अभी लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारा प्रिमिटिव टाइम था, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उनको साइंस का ज्यादा नॉलेज नहीं था. बट मेलिनॉस्की ने प्रूव किया कि नो, ये गलत है. हमारे जो प्रिमिटिव्स थे, उनको बहुत अच्छी साइंस की नॉलेज थी, तभी तो उन्होंने ये बोट बनाई. अब एक बोट को बनाने के लिए आपको प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए. यू हैव टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बैलेंसिंग थिंग्स, है ना. अब मैं साइंस के बारे में मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है. मुझे कोई बोले तुम एक बोट बनाओ, तो मेरी बोट तो डूब जाएगी. मैं बिल्कुल नहीं जानती कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे बैलेंसिंग किया जाए, फिजिक्स क्या होती है उसके पीछे. तो वो सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है. विंड का क्या रोल है, हवा कैसे आएगी, पानी का बहाव किस तरह से होगा. तो आप खुद सोचिए, ये सारी चीजें क्या है? साइंस है. तो साइंस, जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था उस चीज के बारे में भी. तो कैनो बिल्डिंग प्रोसेस से यही चीजें क्लियर होती हैं. शिवांशी, प्लीज टेक केयर. यही चीजें प्रूव होती हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था साइंस का भी. नेक्स्ट इज व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक. व्हाट इज व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक? बहुत ही सिंपल, देखिए, आप नाम से भी याद रख सकते हैं. व्हाइट मैजिक वो होता है, यानी क्योंकि मेलिनॉस्की जो हैं, उन्होंने साइंस, रिलीजन एंड मैजिक की बात की, कंपैरेटिव स्टडी किया. तो व्हाइट मैजिक के बारे में वो बोलते हैं कि व्हाइट मैजिक वो होता है जो किसी को हार्म करने के लिए नहीं होता. वो मे बी लोगों के वेलबींग के लिए होता है, या फिर वो एंटरटेन करने के लिए होता है वो मैजिक, बट नॉट फॉर द हार्म. किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं होता. बट इन कॉन्ट्रेरी, ब्लैक मैजिक जो है, वो हार्म पहुंचाने के लिए लोग यूज करते हैं, है ना. ब्लैक मैजिक किसी को परेशान करने के लिए, किसी की लाइफ एक तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये इस तरह की चीजें लोग करते हैं. पता नहीं, आई डोंट नो क्यों करते हैं, उनको उस चीज से क्या फायदा होता है. बट व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक का मीनिंग यही है. और किसने इसके बारे में बात की? मेलिनॉस्की ने. नेक्स्ट इज मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है कि मैरिज को
एक कॉन्ट्रैक्ट बोला रिप्रोडक्शन के लिए किसने? मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारी इस तरह की सिमिलर आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, बट मैरिज स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बोला मैलिनोस्की ने, यानी एक तरह से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करने के लिए मैरिज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की. नेक्स्ट इज कल्चर एज अ हैंडीवर्क ऑफ मेन एंड कल्चर एज टोटल वे ऑफ लाइफ. जो मैलिनोस्की है उन्होंने ये दो टर्म्स दी कल्चर के बारे में. उन्होंने कल्चर को, ये स्टेटमेंट आ सकते हैं यूं के यूं कि कल्चर को एज अ हैंडीवर्क ऑफ मैन किसने बोला? मैलिनोस्की. कल्चर एज अ टोटल वे ऑफ लाइफ किसने बोला? मैलिनोस्की. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो लिंटन थे उन्होंने कल्चर को वे ऑफ लाइफ बोला है, ओनली वे ऑफ लाइफ. ये जरूर याद रखना है आपको, इसको कंफ्यूज नहीं करना है कहीं एग्जाम में आप जल्दी जल्दी में देखे अरे टोटल वे ऑफ लाइफ लिंटन का है, टिक कर दिया. नहीं, टोटल वे ऑफ लाइफ मैलिनोस्की एंड सिर्फ वे ऑफ लाइफ लिंटन. नेक्स्ट इज कल्चर एज हैंडीवर्क इज डन. ओके, स्टडिंग किनशिप थ्रू डिसेंट अप्रोच. डिसेंट अप्रोच क्या होती है? जब हम, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारा जो पूरा किनशिप सिस्टम है वो किस तरह से चलता हुआ आ रहा है, यानी हमारा एक तरह से वंश कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसकी पूरी एक तरह से वंशावली जिसे बोलते हैं ना, वो किनशिप सिस्टम. तो उसको उन्होंने किस तरह से स्टडी किया? हमारे पूर्वज से स्टार्ट करके. मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी, आपके दादाजी के पिताजी, आपके परदादाजी. तो पूरा स्टडी करना, यानी आपके परदादा से और उससे पहले के भी जो आपके पूर्वज रहे होंगे, तो किसी भी फैमिली के कंप्लीट किनशिप सिस्टम को समझने के लिए आपको पूरा पीछे का हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. और ये काम किसने किया था? मैलिनोस्की ने. नेक्स्ट इज गिम्वाली. व्हाट इज गिम्वाली? गिम्वाली जो है इज अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम. लेकिन कैसे? ये वो बार्टर सिस्टम है जिसमें मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और आपको चाहिए ये मार्कर चाहिए, आपको, मुझे एक पेन चाहिए, है ना, सिंपल पेन या पेंसिल. तो मैं आपको बदले में अपना मार्कर दे दूंगी, आप मुझे अपना पेन या पेंसिल दे देंगे. दैट इज गिम्वाली. यानी हमने आपस में चीजों का लेन देन किया. मेरे पास कोई और ऐसी चीज है जो मुझे यूजफुल नहीं है लेकिन वो आपको चाहिए, और आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, तो हम आपस में क्या कर लेंगे? चीजों को एक्सचेंज कर लेंगे. एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड गिम्वाली. ये टर्म जो है उसी के साथ उसी के लिए यूज की गई है गिम्वाली. कुला रिंग जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना है. वन मोर थिंग मेरे को याद आई कुला रिंग से रिलेटेड, कि कुला रिंग जो है, आई डोंट नो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया या नहीं है, कुला रिंग को कुला रिंग, रिंग यानी रिंग क्यों बोला जाता है ना? रिंग कैसी होती है? गोल होती है ना, सर्कल में होती है. तो जो ट्रोबियंडर आइलैंडर्स थे उसमें जो ये सेरेमोनियल एक्सचेंज है, ये एक तरह से ऐसे सर्कल में रीजन में घूमता था. जो उसके अलग अलग रीजन्स थे उसमें इसी तरह से सर्कुलेट होता था, इसी डायरेक्शन में, और वो घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाता था. दैट इज, तो वो क्या, एक रिंग का शेप ले रहा है वो रीजन, जैसे जैसे वो सेरेमोनियल एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ा कुला रिंग. सेरेमोनियल एक्सचेंज मैंने आपको कल बताया था, आर्म शेल, नेकलेस वगैरह आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो वो क्या है, उनका सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा है, वैसे उनकी जो रियल वैल्यू है, जो उनका प्राइस है, वो बेशक से कम हो सकता है, और इससे उनका स्टेटस हायर माना जाता है जो लोग कुला रिंग को एक तरह से परफॉर्म करते हैं या उसके सदस्य होते हैं. तो ये थे हमारे ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ये खत्म हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए थिंकर्स के साथ. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स वीनू. एंड प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक मैसेज तो कर दिया करो कि मैम अच्छा था, बुरा था, जो भी था, व्हाटएवर. थैंक यू.